जहाँ रह रहा हूँ 4 लोगों के साथ रह रहा हूँ। बेड जो है उन्हीं लोगों के लिए, तो मैं एक चादर जो ओढ़ने के लिए ले गया था उसी को बिछाता था और जो बैग था वो सर पे रखता था ऐसे। इतने बड़े शहर में इतना बड़ा समंदर, अब किसको बताऊँ मैं एक्टर हूँ। 100 प्रोजेक्ट में मुझे ऑडिशन किया गया तो मैं 80-85% प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड रहता ही था। बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। तो मैं डरता था कि बेस्ट ऑफ लक ना बोल दे। अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख के घर से बाहर निकला था उस समय, क्योंकि मेरी माँ का रहने हाथ तरह की जय हो खो जाके प्रधान बगल में जी। से निकाला था ना। और रुकिए हम आते हैं। तुड़वा दिया पैर। रुकिए हम आ रहे हैं। अरे का प्रधान जी, इस सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। हम जूस टौका रहे थे, गिरने से बचे, नहीं तो हमारा भुभुने फूट जाता है। हाँ, तो बड़ा जान बचा के आए हैं। आए गोर हाथ झाड़ के देख ले। अच्छा ठीक है, पुरवैया बहेगा तो देख लेंगे, नहीं तो हल्दी छाप के ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरा नाम विशाल यादव है और मैं पंचायत 3 का जगमोहन हूँ। आप मुझे पहचान गए होंगे। और हमार पैदाइश जौन बा आरा जिला में भइल बा। आरा में बहिरो घर है हमार और बिहार के रहे वाला हई हम। मेरे पिताजी हैं श्री महावीर सिंह यादव, मेरी माँ है श्रीमती सुमांती देवी। मेरी जो पैदाइश है बड़े निचले वर्ग में है, मतलब लोअर मिडिल क्लास कह सकते हैं आप। मेरे पिताजी रेलवे में जॉब करते थे, अब रिटायरमेंट हो चुका है उनका। तो उसमें हेल्पर 1 की भूमिका में थे वो, उनका पदनामा जो था हेल्पर 1। एक कमाने वाले थे घर में और हम 4 भाई-बहन और माँ। तो बड़ा निचला वर्ग था, लेकिन उसमें मेरी माँ ने बड़ा हिम्मत किया। उसने कहा कि आधे पेट खाएँगे, लेकिन बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाएँगे। क्योंकि उसको पता था कि दुनिया बड़ी तेज़ी से जा रही है, हमारे बच्चे कहीं पीछे ना छूट जाएँ। तो मेरी माँ ने बड़ा हिम्मत किया और हम लोगों को अच्छे स्कूल में एडमिशन कराया और उसने कहा कि अपने ड्रीम के आगे भागो और जो करना है वो करो। तो मुझे याद है कि जब मैं छोटा था और मेरा बड़ा रुझान था अभिनय में, अभिनय करता था, मतलब कि कॉपी करता था किसी भी एक्टर का, या कोई नाच आ गया उसको देख के कॉपी कर रहा हूँ। तो मैं ममहर गया हुआ था। ममहर जो पूर्वांचल के लोग हैं समझ जाए होंगे कि मेरा मामा घर। तो मैं बहुत छोटा था तो माँ की गोद में सोया था, तो बगल में बारात आया हुआ था, तो मैं जाके नाचने लगा वहाँ पे। नाचने लगा और जी तोड़ नाचा, क्योंकि आज भी वही है कि जब म्यूज़िक बजता है तो मेरा पैर नहीं रुक पाता। तो हुआ क्या कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिकायत किया माँ से आके, वहाँ की महिलाएँ बोली कि तुम्हारा बेटा तो वहाँ नाच रहा है। तो माँ ने कहा कि कुछ भी है, बेटा हमारा है, तो जो करना है, जो करता है वो करे। तो इस तरह से माँ ने मुझे सहयोग किया और उसको लगा कि अच्छा करता है, चीज़ें कर रहा है तो सहयोग किया जाए। हालाँकि मेरी माँ पढ़ी-लिखी नहीं है। जो हमारे वहाँ पे एक जो थिएटर गुरु मिले, चंद्रभूषण पांडे, श्री चंद्रभूषण पांडे, तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हें अच्छा एक्टर बनना है तो ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। तो उन्होंने वर्कशॉप देना शुरू किया। मैं हालाँकि 7वीं क्लास में था उस समय। तो 7वीं क्लास के सिलेबस में एक बच्चा क्या पढ़ता है आपको पता ही है। लेकिन बाहर की अभिनय की दुनिया में उसके लिए अलग चीज़ें खुल रही थी और वो इंट्रोड्यूस करा रहे थे बल्कि, कि ये नाट्य शास्त्र होता है, तो मेरे लिए अलग दुनिया खुल रहा था। तो हालाँकि वो कह भी रहे थे कि तुम अभी पढ़ाई पूरा करो, प्रोफ़ेशनली जब एक्टर बनना होगा तो ऐसे करना। लेकिन मेरा पूरी तरीके से एक्टर बनना था, मैं मन में ठान चुका था। तो मैं एक भी पॉइंट छोड़ना नहीं चाहता था और सर को हमेशा टैपिंग करते रहता था कि सर मुझे ये बताइए ना, सर मुझे वो बताइए ना। और वो बच्चा समझ के मुझे सब कुछ बताते थे। तो स्कूल के साथ-साथ ट्रेनिंग शुरू हो चुका था। तो मुझे याद है कि हिंदी के तमाम बड़े नाटक जो हैं उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें धर्मवीर भारती का लिखा हुआ अंधा युग, मोहन राकेश का आधे अधूरे, ये आषाढ़ का एक दिन, ऐसे अलग-अलग ग्रीश कर्नाड का तुगलक, ऐसे बहुत सारे नाटक से उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। तो मेरा मस्तिष्क खुल गया कि अभिनय तो ऐसे हैं, चीज़ें होती हैं। और उसी समय उन्होंने नाट्य शास्त्र के बारे में भी बताया, मेरे कानों में डाला। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें ठीक-ठाक एक्टर बनना है तो तुम्हें मंडी हाउस जाना पड़ेगा। मंडी हाउस जो है न्यू दिल्ली में। तो मुझे पहले ये लगा कि मंडी हाउस कोई सब्ज़ी बिकता होगा। मंडी मतलब एक छोटा बच्चा के ज़हन में यही आता है कि सब्ज़ी बिकता होगा। तो लेकिन उन्होंने बताया और विस्तार से चीज़ें बताई तो मुझे लगा कि अरे! उन्होंने बताया कि हिंदी रंगमंच के लिए उससे बड़ा कोई जगह नहीं है, तो तुम वहीं जाओगे, क्योंकि बिहार के ही रहने वाले मनोज वाजपेयी हैं, जो मंडी हाउस गए थे और उन्होंने वहाँ ट्रेनिंग ली और अच्छा प्रदर्शन किया और अपने अभिनय का लोहा मनवाया, फिर मुंबई गए। तो तुम्हें भी वैसे ही करना चाहिए। तो मेरे कान में डाल दिया गया था, तो मैंने ठान लिया था कि 12th का एग्ज़ाम दूँगा और सीधे मंडी हाउस पहुँचूँगा। फिर हुआ क्या कि बस उस दरमियान मैं मंडी हाउस जाने की फिराक में यही सोचता था कि कब 12th का एग्ज़ाम दूँ और मंडी हाउस पहुँचूँ। उसी समय हमार पिताजी कहत रहन कि देखो तोहर जतना बड़ बने के बानू, जतना बड़ा आदमी बने के बा तो ठीक बा। तो एकरा खातिर एगो काम करे के पड़ी कि तू जतना ऊपर जाहल चाहता उतना नीचे जा। तो उनकर कहे के मतलब ये रहे कि अपन फ़ूक जौन बा उहो सीख, उहो जानो समझ। क्योंकि हिंदी करबा, इंग्लिश करबा ठीक बा, दुनिया के अलग-अलग भाषा में काम करबा, लेकिन अपन जौन ओरिजिनल मिट्टी के सुगंध बा ओकरा के मत भूला, सब कुछ सीखा। तो ओही घड़ी हम
जितना आरा के आसपास लोग रहे जो संगीत से या नाटक से जुड़ा रहे, उसी समय मुझे पता चला कि एक पूर्वी के बहुत बड़े राइटर हैं जो आरा के पास में ही उनका घर है। तो उनके घर गया, लेकिन वो हालांकि अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके बारे में जानने और समझने का मौका मिला। और ये माना जाता था उस समय कि कोई भी सिंगर बनना चाहता है उधर, या वो अपने आर्ट फील्ड में या सिंगर प्रॉपर ही बनना है उसको, तो वो उनका गाना गाए तभी माना जाएगा कि ये सिंगर है। तो वो पूर्वी के भाव में हनुमान पाठक एक बहुत बड़ा फेमस गाना था वहाँ पे, कि आँचर भीग गइल बा नैनवा के नीर से, ना जाने कौना पीर से ना। तो कुछ ऐसे था कि अरे आँचर भीग गइल बा नैनवा के नीर से, ना जाने कवना पीर से ना, कि आँचर भीग गइल बा नैनवा के नीर से, न जाने कवना पीर से ना। अरे रहिया चलो ताड़ी बहुते गंभीर से, न जाने कवना पीर से ना। तो ये हनुमान पाठक का लिखा हुआ गीत है और मैं उसी समय सीखा, जाना, समझा। और भिखारी ठाकुर के भी बहुत सारे संगीत को सीखा मैं, जिसमें विदेशिया में हमेशा गाता रहा और उसके संगीत। तो उसके भी 2 लाइन मैं आपको सुनाता हूँ कि अरे पिया कहले बाहरा जाई, कुछ दिन में लौट के आई, कि पिया कहले बाहरा जाई, कुछ दिन में लौट के आई, कि ये हो मोरे रामा, ए हो मोरे रामा, कि ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियावा भागल हो राम, कि ये हो मोरे रामा, सुकवा उगत में पियावा भागल हो राम। तो ये सारी चीज़ें मैं सीख रहा था वहाँ पे, समझ रहा था। उसके बाद मैं दिल्ली पहुँच गया, क्योंकि उस समय मुझे लग रहा था कि मंडी हाउस में बहुत सारे नाटक जो हो रहे थे मोनोटोनस हो रहे हैं, तो फिर से नया रस क्रिएट किया जा सके। तो उस समय ओथेलो हो रहा है, सारी चीज़ें हो रही थी ऐसे, लेकिन मुझे लगा कि इस समय एक नया रस देना चाहिए मंडी हाउस को। अब इसका कारण ये भी है कि नेटुआ का प्रभाव मेरे दिमाग पे था। मैंने देखा नाटक नहीं हूँ, लेकिन बहुत सारे सीनियरों से सुना था और बचपन में भी सुन रखा था कि मनोज वाजपेयी मंडी हाउस में नेटुआ करते थे। तो मुझे एक दिन ये पता ज़रूर था कि किसी दिन मैं मंडी हाउस जाऊँगा और मौका मिलेगा, तो मैं नेटुए की तरह कोई नाटक नया डिज़ाइन करूँगा, उसको परफ़ॉर्म करूँगा। तो एक नाटक मैंने तैयार किया, एक छोटा-सा स्टोरी को डेवलप किया और इम्प्रोवाइज़ेशन से तैयार किया, लगभग 1.5 घंटे का नाटक, चैत का लौंडा। और उसमें मैं मेन भूमिका किया और खुद डायरेक्ट किया, और वो प्ले जो है 2016 में बहुत हिट साबित हुआ श्री राम सेंटर मंडी हाउस में, और मैं रातों रात चर्चा में आ गया और लोग पहचानने लगे मुझे कि ये एक्टर है, अच्छा करता है। और मैं मात्र 19 साल का था उस समय, तो और लोग प्यार करते थे और जितने भी सीनियर थे अपने पास बैठाना शुरू किया, समझाना शुरू किया और मुझे गाइडेंस देना शुरू किए और प्यार देना कि इसको ट्रेंड करते हैं, बताते हैं, अच्छा कर रहा है, सारी चीज़ें। फिर तो मंडी हाउस में बहुत सारे नाटक किए, लेकिन मेरी पहचान चैत का लौंडा से बन गई कि विशाल यादव, एक और मनोज वाजपेयी आ गया है। तो बचपन में मैं जो सोचता था वो हो रही थी, तो बड़ा खुशी मिलता था। ऐसे सिलसिला चलते रहा और लगभग 4.5 साल से ज़्यादा हो गया मुझे मंडी हाउस में। तो बहुत सारे सीनियर जो हैं यहाँ पहुँच चुके थे मुंबई, और वो आते थे तो बोलते थे कि तुम यहाँ क्या करो, आओ तुम्हारे लिए बहुत काम है वहाँ पे, काम मिलेगा तुम्हें, अच्छा एक्टर हो। तो मुझे फाइनली फ़िल्म ही करना था, वो तो एक ज़रिया था कि आरा से ट्रेन खुली है और मंडी हाउस होते हुए न्यू दिल्ली होते हुए मुंबई पहुँचेगी, क्योंकि सीखना जानना है, ऐसे नहीं जाना है। तो मैं मुंबई पहुँच गया, लगभग कोविड से 3 महीना पहले पहुँचा हूँ, 19 के लास्ट में आप कह सकते हैं। वहाँ पहुँचा और 3 महीने 4 महीने का तो ऐसा रहा मेरे साथ कि मैं सड़क अनजान, जहाँ रह रहा हूँ 4 लोगों के साथ रह रहा हूँ, क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता कि किसके पास रह रहे हो। और तो वहाँ गया तो पता चला ऑलरेडी 3 लोग रह रहे हैं, चौथा आप हो। बेड जो है उन्हीं लोगों के लिए, तो मैं एक चादर जो ओढ़ने के लिए ले गया था उसी को बिछाता था और जो बैग था वो सर पे रखता था ऐसे। और रात में समंदर की आवाज़ आती थी और मैं डर जाता था, क्योंकि इससे पहले समंदर कभी देखा नहीं था। और समंदर की रात में जब आवाज़ आएगी तो वो अलग ही लगता था कि इतने बड़े शहर में इतना बड़ा समंदर, अब किसको बताऊँ मैं एक्टर हूँ, किसका हाथ पकड़ूँ कि भाई मैं एक्टर हूँ, किसको बताऊँ? बड़ा वो डर था और लग रहा था चीज़ें, और सड़क भी नहीं पता कि ये सड़क कहाँ जाएगी। तो मैं उस दरमियान करता क्या था कि दिन में निकल जाता था घर से एक पानी का बोतल लेकर और कहता था कि ठीक है, ये सड़क जुहू जाएगी ना, तो मुझे देखना है कि जुहू कैसे जाती है, किधर। पैदल ही जाता था, तो जुहू चला गया या अंधेरी चला गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं जगह मैं पैदल ही पहुँच रहा था वहाँ पे।
जा रहा था कि सड़क तो पता चल जाए कि ये सड़क कहाँ जा रही है। लेकिन उस समय भी निरंतर मेरी छोटी बहन जो है लाला यादव मेरा हौसला बढ़ाते रहती थी कि नहीं नहीं, लोग मिलेंगे, जानते हैं, टकराएंगे, तुम चिंता मत करो, लगे रहो, घूमते रहो और बिजी रहो, जितना चीज़ें जान सकते हो जानो। उसी दरमियान बहुत सारे सीनियर जो हैं मुझे मिलने शुरू हो गए सड़क पे ही। अचानक मैं जा रहा हूँ, मिल गए कि अरे कब आया तू, अच्छा अच्छा ठीक है, शाम में इस चाय दुकान पे मिलते हैं। फिर वहाँ पहुँचा तो पता चला अच्छा ये दादा तो यहीं हैं, अच्छा ये दोस्त जो है यहीं है। तो फिर एक चाय दुकान पे हम लोग मिलना शुरू हो गए और चीज़ें ट्रांसफ़र होने लगी, इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र होने लगा और उन लोगों ने गाइडेंस करना शुरू किया कि ठीक है अब इस कास्टिंग कंपनी के पास जाओ, वहाँ जाओ, वैसे जाओ। फिर मैं जाना शुरू किया और वही जो सब करते हैं, आज भी करता हूँ मैं कि लाइन लगता है इंट्रो के लिए, तो 200-250 लोगों के बीच में आप लाइन में खड़े हैं, फिर आपका नंबर आता है, स्लेट पे आप लिखते हो अपना है, मेरा नाम ये है, हाइट ये है, इतना एक्सपीरियंस है, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन देते हो आप। तो शुरू हुआ, तो उस समय मैं सोचता था कि कैसे भी कोई कास्टिंग असिस्टेंट मिल जाए और मैं हाथ पकड़ूँ, बोले भाई मैं एक्टर हूँ, मुझे थोड़ा देखो ऐसे सारी। तो बोला कि ठीक है विशाल भाई, इंट्रोडक्शन दे दिया है, आपके लुक का जो आएगा तो हम लोग करेंगे। फिर छोटे रोल उधर से आने लगे, ऑडिशन स्क्रिप्ट आने लगे। तो लेकिन मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, छोटे ऑडिशन आ रहे थे, स्क्रिप्ट आ रही थी, तो मैं उसमें अच्छा कर रहा था। तो उन लोगों को लगा कि ये अच्छा करता है तो इसको बड़े रोल में भी टेस्ट किया जा सकता है। तो फिर उन लोगों ने बड़े रोल में ऑडिशन करना शुरू किया और मैं ईमानदारी से और मेहनत से करते गया तो उसमें शॉर्टलिस्टेड भी होते रहा। तो मुझे याद है कि जब मैं शुरुआती दिनों में शॉर्टलिस्टेड होता था तो बड़ा खुश होता था कि यारी रोड पे मैं रहता हूँ यहाँ पे मुंबई में, तो मैं सड़क पे खुशी से घूमता था कि अब बड़े स्टार के साथ काम करना है, इस फलाने स्टार के साथ। तो कोई सीनियर मिल गया तो बोले दादा अब तो कल मैं उनके साथ काम करूँगा, उनके साथ फाइनल हो जाएगा लगभग। और तो उस खुशी में घूमता था। लगभग ऐसे मान के चले कि मान लीजिए 100 प्रोजेक्ट में मुझे ऑडिशन किया गया तो मैं 80-85% प्रोजेक्ट में शॉर्टलिस्टेड रहता ही था, क्योंकि मैं बड़ा मेहनत ईमानदारी से काम कर रहा था उस पे। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास जो क्राफ्ट है यही काम दिलाएगा, तो ये मौका मिला है, इस पे आप जी जान लगा दो, क्योंकि कैमरा आपके सामने लगा इसी के लिए आप आए हो। तो मैं जी जान लगा देता था, तो लगभग हो रहा था मैं शॉर्टलिस्टेड, तो बड़ा खुशी मिलता था। तो इतने सारे प्रोजेक्ट में हो गया मैं, लेकिन हुआ क्या कि शॉर्टलिस्टेड ही हो रहा था, फाइनल नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे बाद में यह भी समझ में आया कि सिनेमा है, ये अलग इंडस्ट्री है, तो बड़े रोल में जब आप सेलेक्ट होते हो तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके हिसाब से आपको सेलेक्ट किया जाता है। अभिनय ही एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं वो सीखा भी, समझा भी कि अच्छा ऐसी सारी चीज़ें हैं। लेकिन आप निराश होते हो क्योंकि उसमें आपका समय जाता है, चीज़ें जाती हैं। आप यंग हो, आपका एज जाता है तो लगता है कि इस एज का हूँ, इस एज में रोल नहीं कर पाऊँगा अगर ये निकल जाएगा। एज़ ए एक्टर ये भी दुःख होता है। और बहुत सारी चीज़ें कि इकोनॉमिकली दिक्कत होगा, अभी मैनेज जो कर रहे हो कैसे होगा, सारी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं आँखों के सामने आ जाती हैं। तो एक शब्द से तो मुझे चिढ़ हो गई। लोग बोलते थे कि बेस्ट ऑफ लक, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे। तो मैं डरता था कि बेस्ट ऑफ लक ना बोल दें। तो वो शब्द से मुझे वो हो गया था, जैसे कोई मैसेज कर देता था कि विशाल भाई बड़ा अच्छा काम किया आपने, नेक्स्ट टाइम काम करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। तो बेस्ट ऑफ लक तो वो निराशा वाली हो जाती थी मेरे घर, भाई बेस्ट ऑफ लक तो मत बोल, ऐसे हो गया था कि कहीं बेस्ट ऑफ लक ना बोल दे, तो डरता था मैं इस शब्द से। तो लगभग 1 साल पहले की बात है, पंचायत से 1 डेढ़ महीना पहले होली का समय था, अचानक मेरी माँ की तबीयत खराब हो गई। उसको पैरालिसिस मार दिया और वो मुझे अचानक घर जाना पड़ा उस समय और मैं गया तो मेरी माँ पूरी तरीके से बेड पे थी और उसको शौच के लिए ले जाना, ले आना, सब कुछ, क्योंकि एक जवान बेटे के सामने माँ पड़ी है तो बेटा कोशिश करता है कि कैसे भी इसको ठीक किया जाए, क्योंकि जवान हो और आपको लगता है कि कोई भी चीज़ लाऊं और माँ को ठीक करूं। और ये भी लग रहा था कि जिस माँ ने मुझे बनाया और यहाँ तक पहुँचाई है वो अब इतनी बेड पे पड़ी हो, देखेगी कि नहीं देखेगी मेरा काम, ये भी आभास हो रहा था और डर हो रहा था मुझे कि मैं करूँगा तो किसको बताऊँगा कि माँ मैं ये काम किया हूँ या किसको जताऊँगा। तो लेकिन उस दरमियान चलिए बड़ा दुःख हुआ मुझे क्योंकि यहाँ काम नहीं मिल रहा है और माँ बेड पे है, उसको शौच के लिए ले जाना और केवल इस मतलब ऐसे करती थी माँ, पहचानी तो केवल मुंडी हिलाती थी वो। अभी हालाँकि धीरे-धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन उस समय इतना दुःख हुआ मुझे, इतना दुःख हुआ कि यहाँ काम नहीं है, घर पे गया और माँ ऐसे लेटी हुई है और मेरे पिताजी बुज़ुर्ग हैं, तो उनको भी देखना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो दोनों भाई हम लोग घर से बाहर, बड़े भाई साहब वो भी बाहर घर से, मैं भी बाहर। तो एक बेटे का होना घर पे बड़ा ज़रूरी था उस समय। तो मैं घर पे था क्योंकि बड़े भाई साहब बाहर थे, कमाएँगे तो कुछ पैसे आएँगे, तो चीज़ें चलेंगी। तो वो जॉब, तो मैं घर पे था माँ के साथ और लगातार चीज़ें चल रही थी। तो उसी समय मेरी छोटी बहन है, उसने कहा कि देखो ये सारी परिस्थितियाँ चलेंगी, ऐसे ही हैं, तो इसको मैनेज की जा सकती हैं, इससे लड़ा जा सकता है। तो तुम अपना काम मत छोड़ो, तुम अपना स्ट्रगल मत छोड़ो, लोग तुम्हें जानते हैं और वो
तारीफ करते हैं, तुम शॉर्टलिस्टेड होते हो, बस एक स्टेप है कि किसी दिन एक डायरेक्टर आएगा और बोलेगा कि नहीं नहीं ये रोल विशाल ही करेगा, तो तुम जाओ, तुम यहाँ मैं सब कुछ संभाल लूँगी, माँ को देख लूँगी, डॉक्टर के पास जो भी है मैं मैनेज कर लूँगी, लेकिन तुम स्ट्रगल मत छोड़ो, तुम मेहनत करना मत छोड़ो, तुम ज़रूर जाओ। उसने मुझे पुश किया, तो मुझे याद है कि मैं अपने कलेजे पे पत्थर रख के घर से बाहर निकला था उस समय, क्योंकि मेरी माँ कराहने लगी थी। सॉरी। तो मेरी माँ कराह रही थी, तो मुझे याद है कि मैं कलेजे पे पत्थर रख के निकला था और निरंतर रो रहा था मैं, क्योंकि मेरा घर जो है गाँव से निकलने में टाइम लगता है, तो मैं पैदल ही जा रहा था, तो अपनी आँसू छुपा रहा था लोगों से कि भाई कोई देख ना ले, तो मैं इधर देख के ऐसे आँसू पोंछ रहा हूँ, उधर देख के, और घर से अब बाहर, क्योंकि उस समय एक और दिक्कत क्या था कि आपके पड़ोसी जो हैं, वो जीना हराम कर देते हैं आप, क्योंकि आप कहते हैं कि माँ को बीमार छोड़ के सब लोग बाहर चले गए, कि किसी को होना चाहिए। तो ये सारा ताना मेरी छोटी बहन निरंतर सुन रही थी, आज भी सुनती है कि भाई एक बेटा कैसा बेटा है ये कि ये लोग बाहर चले गए बीमार माँ को छोड़ के। तो लेकिन मेरी छोटी बहन बहुत समझदार है, उसने कहा कि नहीं नहीं तुम करो, सारी परिस्थितियाँ होंगी और ज़्यादा होगा तो ठीक है मैनेज करेंगे हम लोग, लेकिन तुम जाओ। तो मुझे याद है कि मैं अपनी आंसू पोंछते हुए और किसी को नज़र ना आया कि ये रो रहा है, और मैं वो उसको करते हुए घर से बाहर आया, फिर पटना आया, फिर पटना से वहाँ के लिए गया। तो मुझे याद है कि मैं कलेजे पे पत्थर रख के गया था मुंबई। फिर मैं मुंबई पहुँचा और वहाँ लगभग 15 दिन बाद ही मेरे पास पंचायत की जो है स्क्रिप्ट आ गई, और स्क्रिप्ट आया तो मैं स्क्रिप्ट देखते ही समझ गया था कि ये पंचायत सीरीज़ ही है। तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि मुझे पता था कि इतनी हिट सीरीज़ है कि ये जन-जन तक जाएगी। तो मैं इसमें 2 भी सीन करूँगा तो लोग मुझे पहचान जाएँगे और कहेंगे कि हाँ, ये एक्टर है, इस सीरीज़ में था। तो मैं ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहता था, और उस समय तो ये रोल बहुत बड़ा था। जी लगा के मेहनत की और 1 राउंड ऑडिशन किया, दूसरा राउंड किया, तीसरा राउंड किया, फिर मुझे जो है ये रोल मिला। तो मैं ये ज़रूर ज़िक्र करूँगा कि मुझे जो है जिन लोगों ने ढूँढा वो कास्टिंग बे है। एक कास्टिंग बे करके कास्टिंग कंपनी है मुंबई में, जो बहुत बड़ी कास्टिंग कंपनी है, जो हिंदी फ़िल्म की तमाम बड़ी फ़िल्में कास्ट करती है और टीवीएफ की भी करती है। तो उन लोगों ने मुझे ढूँढा, और दीपक कुमार मिश्रा सर जो पंचायत सीरीज़ के डायरेक्टर हैं, मेरी छोटी बहन की बात ये सत्य हो गई, क्योंकि मुझे लगा कि उस समय माँ सरस्वती उसके ज़बान पे विराजमान होंगी, क्योंकि उसने कहा था कि कोई भी तो डायरेक्टर आएगा जो कहेगा कि ये रोल विशाल ही करेगा। वो दीपक कुमार मिश्रा सर निकले, जिन्होंने कहा कि ये रोल विशाल करेगा, और उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट किया, उसके लिए थैंक यू सर, शुक्रिया तहे दिल से। फिर मुझे पंचायत 3 मिल गई और उसके बाद मैं सेट पे गया। तो मैं सेट पे गया तो मुझे वहाँ पता चला, एक असिस्टेंट ने मुझे बताया कि विशाल भाई इस रोल के लिए 250 से 300 लोगों का ऑडिशन किया गया है, उसमें आपको सेलेक्ट किया गया। तो मैं अपने आप को बड़ा लकी मानता हूँ कि इतने बड़े सीरीज़ में इतना बड़ा रोल दिया गया, मुझे ज़िम्मेवारी दी गई ताकि मैं इसको निभा पाऊँ। तो वहाँ मुझे पता चला। फिर मैं आपको बताता हूँ पंचायत 3 के किस्से जो वहाँ शूट के दौरान मेरे साथ हुए हैं, फ़नी रहे हैं सारी चीज़ें। तो मुझे याद है कि जो पहला दिन रघुवीर यादव सर, तो एक मैं नाम मेंशन करूँगा कि सभी कमाल के एक्टर हैं और सब उम्दा एक्टर हैं और काफ़ी नामचीन एक्टर हैं अभी। लेकिन मेरे लिए रघुवीर यादव सर बड़ा वो था कि मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। थोड़ा नर्वस भी था, क्योंकि मैं उनके बारे में जानता, सुनता, समझता था दिल्ली थिएटर में, आरा में। तो मेरे लिए तो वो था कि रघुवीर यादव सर के साथ काम करना है। तो पहला दिन पहला शॉट रघुवीर यादव सर के साथ था। तो मैं गया और साथ में नीना मैम थी, लेजेंडरी एक्टर हैं, आपको पता है। तो मैं गया तो थोड़ा नर्वस भी था। तो लेकिन रघुवीर यादव सर जो हैं खड़े थे वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, यादव जी आइए। मैं जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरा उन्होंने कहा कि हाँ, हाँ, यादव जी आइए, और हँसी-मज़ाक से बात उन्होंने करना शुरू किया। तो एक को एक्टर को सहज किया उन्होंने, और बड़ी कमाल की बात है कि हँसी-मज़ाक में हम लोगों ने काम शुरू किया, बड़ा मज़ा आया। तो उसी दरमियान मैं एक लाइन बोल रहा था, तो नीना मैम प्रॉपर हिंदी और चीज़ें तो बड़ा अच्छी एक्ट्रेस हैं और बड़ा चीज़ों को पकड़ती हैं। तो मैं एक लाइन बोल रहा था शॉट के दौरान कि पैर हाथ झाड़ के देखिए, टटका दर्द बुझाता नहीं है, पुरवैया बहेगा तो माथा उखाड़ देगा। तो हँसने लगती थी और बोलती थी कि अरे, अरे क्या बोल रहे हो तुम, फिर से बोलो क्या है वो? तो मैं उनको सुनाता था, फिर वो हँसती थी, बोलती ठीक है, चलो अब करते हैं। तो बड़ा मज़ा आ रहा था उनके साथ काम करके और सारी चीज़ें करके। फिर एक और किस्सा हुआ कि एक शॉट है कि जगमोहन जो है अपने घर में है पत्नी के साथ, तो जीतू सर आते हैं उसके घर पे लौकी ढूँढने के लिए। तो जब आप किरदार में होते हो, चीज़ें करते हो, तो कुछ स्पॉन्टेनियस के लिए छोड़ देते हो, क्योंकि जो भी स्पॉन्टेनियस आ जाए उसके शब्दकोश में, उसकी दायरा में, तो आप यूज़ कर लोगे। एक एक्टर का काम होता है वो। तो मैं ऐसे छोड़ता हूँ। तो जैसे ही दरवाज़ा खोला और वो अंदर आने की कोशिश करे, तो जगमोहन बोलता है कि अरे अंदर कहाँ भाई, अंदर जनानी है। तो जैसे ही मेरे मुँह से निकला सब लोग लगे हँसने। कट हो गया और सब लोग हँसने लगे, ह्यूमर क्रिएट हो गया। दीपक सर आए, बोले कि सुनो बड़ा अच्छा है, यही रखना है विशाल, रखना इसको।
तो सर का इतना बड़ा योगदान। सर तो कहते थे कि जो करना है करो, चुपके से आके कान में बोल देते थे, विशाल इसको थोड़ा कम कर लो, इसको ज़्यादा कर लो। इतने कमाल के डायरेक्टर, छूट देते हैं एक्टरों को, मदद करते हैं, सहज कराते हैं। तो वो सीन में काफ़ी हँसी हुई, सब लोग हँसने लगे। अब सिनेमा सीरीज़ है, लोग अपने-अपने हिसाब से हर सीन को लेते हैं, लेकिन वो सीन में हम लोग हँसने लगे, काफ़ी वो ह्यूमर हो गया था वहाँ पे। फिर मैंने बोला भी है कि अंदर कहाँ भाई, अंदर जनानी है। जैसे पंचायत रिलीज़ हो गई और इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आ रहा है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि मुझे इतना ज़रूर पता था, इतना आभास था कि लोग मुझे पहचानने लगेंगे कि हाँ ठीक है, एक एक्टर है और इसमें था। लेकिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा मुझे नहीं पता था, तो ये भगवान की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। मुंबई में जहाँ मैं अमूमन शाम में खड़ा रहता हूँ, चाय पीता हूँ और दोस्तों यारों से मिलता हूँ, तो वहाँ एक व्यक्ति आए, अगले ही दिन जिस दिन सीरीज़ रिलीज़ हुई है 28 तारीख को, क्योंकि रात में ही आ गई थी और उन्होंने देख रखा था। तो उन्होंने कहा कि आप जगमोहन हो क्या? मैंने कहा जी हाँ। वो हाथ पकड़े और रोने लगे। उन्होंने कहा कि विशाल भाई, मेरी भी दादी थी और बड़ा प्यार था उससे, और वो रोने लगे। तो अब बीच सड़क पे कोई 40 साल के लगभग का व्यक्ति रोने लगे और लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं आपको, तो मैं बड़ा असहज होने लगा कि अरे ये कैसे? तो लेकिन मैं समझ रहा था चीज़ें। तो मुझे ये लगा कि एज़ ए एक्टर जब आप काम करते हो, लोग अटैच होते हैं, तो इससे बड़ी जो है मेरे लिए उपलब्धि नहीं हो सकती कि लोग इतने ढंग से जुड़ पा रहे हैं आपसे। हाँ, तो हम इतना काबिल नहीं थी कि हम बता पाएँ कि का करे के चाही का ना। निरंतर हम सीखत रहतानी, प्रयास करतानी सीखे के, जाने के, जितना सीनियर लोग बा या गुरुजन बा, माता-पिता बड़े भाई-बंधु, सीखे के कोशिश करतानी। लेकिन हमरा जौन बुझाता, जौन फॉलो करीला कि निरंतर प्रयास और दिल से करे के बा और ईमानदारी से करे के बा, कोई भी काम। तो निरंतर प्रयास करत रहे के बाद तो हौसला ज़रूर मिली, काहे कि हमारा लागत रहे पहले कि सब किताब के बात ह। लेकिन जैसे हमारा लाइफ में तब्दील हो गई, चीज़ जैसे तब्दील तो होला ना, ई सच्चाई में होला, एकरा के फॉलो करल जाओ तो ऐसे होला। जब मैं निरंतर प्रयास अभी भी कर ही रहा हूँ, तो उस समय करता था तो सोचता था कि किसी दिन मुझे भी बुलाया जाएगा, मैं बातचीत करूँगा, लोग मुझसे भी बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक कि आपने मुझे ये मंच दिया ताकि मैं अपनी बात रख सकूँ और सुदूर गाँव तक मेरी बात पहुँचे, आम जन तक, और जो भी मेरे जैसा एक्टर या किसी फील्ड में जाना चाहें, तो उनके तक बात पहुँचे और हौसला आए उनमें और अपने सपने के पीछे भागे और मेहनत करें। तो थैंक यू सो मच जोश टॉक कि मैं अपना बात रख पाया इस प्लेटफ़ॉर्म पे। थैंक यू सो मच। अरे! हम तो भुलाइए गए थे कि प्रहलाद भैया को बता दें कि सड़किया बड़ा जानलेवा हो गया है। जोश टॉक तो भी आने वाले हैं ना, तो अपना बचा के आएँ, क्या कि इतना जानलेवा हो गया है ना इस सड़क कि हमारा भुवन फूटने से बच गया है। तो हम कह देंगे प्रहलाद भैया से कि देखिए अपना भुवन फोड़वाना नहीं है ना, फोड़वाना है ना, नहीं फोड़वाना है ना, तो बच के आना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो चलिए हम अपना भुवन बचाते हुए जा रहे हैं, प्रहलाद भैया को भी बता दें।